गुड मॉर्निंग टू ऑल। डेली एमसीक्यू सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है उसके अंदर पेन मेडिकेशन कौन सी चॉइस की होती है। देखो, हमने जब पढ़ा था कल तो हमने क्या देखा था कि एक कंडीशन थी जिसमें हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे थे, और हार्ट फेलियर में हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहली मेडिसिन कौन सी देनी है हार्ट फेलियर में। तो हमने देखा था एस्प्रिन देनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर पेन होगा तो हम यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो चॉइस के रूप में यूज़ करेंगे, मतलब कि सबसे प्रायोरिटी पे जो मेडिसिन यूज़ की जाती है बेटा वो होती है मॉर्फिन सल्फेट। पेन के लिए मॉर्फिन सल्फेट होती है, ठीक है। मॉर्फिन जो सल्फेट होती है वो क्या कर देती है, उसका वर्कलोड जो होता है उसको कम करने का काम करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ तीन मेडिसिन याद रखनी। तीन कौन कौन सी हैं? एक तो पेन मेडिकेशन कौन सी चॉइस की होती है, तो यहाँ पर मॉर्फिन सल्फेट की बात की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट फेलियर में आप सबसे पहले कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा एस्प्रिन। और अगर आपसे एक मेडिसिन होती है डिगॉक्सिन, जो डिगॉक्सिन भी हम हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर देते हैं। और डिगॉक्सिन का काम क्या होता है, तो जो डिगॉक्सिन होती है ना वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। जो आपकी हार्ट मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। इसे आइनोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। आइनोट्रॉपिक मतलब है आयन की एक्टिविटी को बढ़ा रही है, मींस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, आइनोट्रॉपिक। अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया? मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको वार्म स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई देखने को मिलेगी, सूखी हुई पिंक स्किन देखने को मिलेगी? देखो समझो बात को। अगर मैं बात करूं शौक है, तो शौक में अगर बात करूं, शौक का मीन्स क्या है? शौक का मीन्स ये है कि आपकी जो टिश्यूज हैं, आपकी जो सेल्स हैं, उनके लिए पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई वो प्रॉपर नहीं मात्रा में नहीं हो पा रही है। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? शॉक कंडीशन बोल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक, तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो शॉक होता है बेटा वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास में अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। इनमें डिफरेंस क्या है ये यहां से समझेंगे हम। तो बेटा जो हाइपोवोलेमिक शॉक है, इसमें नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, हाइपोवोलीमिया कंडीशन डेवलप हुई है। मींस जो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। अब ब्लड वॉल्यूम कम होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट के अंदर बहुत सीवियर जो है ब्लीडिंग हो गई है किसी भी रीजन से, जैसे कि ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। या फिर उसके अंदर कोई सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो है वॉमिटिंग और जो है डायरिया है वो बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का हो गया है, और पेशेंट को फ्लूइड का जो है अमाउंट है, इतने अमाउंट हम रिप्लेस नहीं कर पाए। तो क्या पेशेंट शॉक में जा सकता है? बिल्कुल पेशेंट शॉक में जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि वॉल्यूम के कम होने की वजह से पेशेंट शॉक में गया है। शॉक का मीन समझ ही गए हैं कि शॉक का मीन्स है कि प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, शॉक कंडीशन बोल रहे हैं। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या है भैया, ब्लड अमाउंट जो है, आपका वॉल्यूम जो है वो एकदम प्रॉपर अमाउंट में है, बट आपका हार्ट जो है इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है कि उसको पंप करे, और पंप करेगा तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। अगर हार्ट में कोई ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पा रहा है, जैसे मसल्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, या फिर इसके अंदर कोई भी अदर रीजन है, या इसमें इस्कीमिया जैसी कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी घट रही है, किसी भी रीजन से अगर कार्डियक जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी घटती है, वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक। और शॉक, शॉक तो मतलब समझ गए ना, वहां तक जो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा उस कंडीशन को शॉक बोल रहे हैं। तो भाई रीजन क्या है इसका शॉक होने का, तो कार्डियक है, तो इसलिए कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। उधर हाइपोवोली में रीजन था इसलिए हाइपोवोलिमिक शॉक बोल रहे थे। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी, जैसे कि हमने कोई चीज से एलर्जी हो जाती है, एनाफाइलेक्सिस डेवलप हो जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि जैसे किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो फर्स्ट जो 15 मिनट्स होता है उसको हम किसके लिए देखते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के लिए देखते हैं, मींस कोई एलर्जिक रिएक्शंस के लिए चेक करना होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जब होती है तो बेटा क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो आगे ब्लड की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, मतलब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, मतलब पेशेंट शॉक में जा सकता है। अगर सीवियर टाइप से एनाफाइलेक्टिक कंडीशन डेवलप होती है और हमने टाइम रहते हुए उसको ट्रीट नहीं किया, तो क्या वो शॉक में डेवलप हो सकती है? बिल्कुल शॉक डेवलप कर सकती है। तो इस कंडीशन को
क्या बोलेंगे हम? एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनाफाइलेक्सिस की वजह से ये शॉक जो है डेवलप हुआ है। तीसरा आता है न्यूरोजेनिक शॉक। अभी हमारा जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, आपके बेजोमोटर जो सेंटर्स है वो वहां प्रेजेंट होते हैं। मींस आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है वो आपके जो वेसल्स है उसके डायमीटर्स को जो है कंट्रोल करने का काम कर रहा है, वो उसको डायलेट कर रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। बट अगर किसी भी रीजन से आपका क्या हो जाए, नर्वस सिस्टम फेल हो जाए, वो आपका जो सिग्नल्स है उनको क्या नहीं कर पाए, कोरिलेट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो सिग्नल्स नहीं आएंगे, ये जो वेसल्स हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। डायलेट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या कंडीशन हो जाएगी? जो टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहां तक आपकी क्या नहीं पहुंच पाएगी? ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी उस कंडीशन को शॉक बोलेंगे। अब रीजन क्या था? तो रीजन था नर्व, न्यूरोजेनिक, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूरोजेनिक शॉक बोलेंगे। तो ये 4 अलग अलग टाइप के शॉक थे जो हमने देखे। अब इसमें से देखो, जब भी ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमारी हार्ट रेट बढ़ने की कोशिश करेगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। समझना है इसमें जो आपके अदर शॉक और इस न्यूरोजेनिक शॉक में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करनी है कि भैया जितने भी शॉक होते हैं, शॉक कंडीशन के अंदर हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि कंपनसेट करने की कोशिश करेगी बॉडी, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ने का काम करती है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में बेटा वो नर्व ही नहीं आ रही है जो आपके हार्ट को क्या कर पाए, स्टिमुलेट कर पाए कि वो जो है उसका रेट को बढ़ा पाए। तो यहां पर कार्डियोजेनिक न्यूरोजेनिक शॉक में क्या नहीं मिलती है? हार्ट रेट बढ़ी हुई नहीं देखने को मिलती है, यहां पर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है शॉक के साथ में। जबकि एवरी टाइम एवरी वेयर एनी सिचुएशन में क्या होगा, जब भी शॉक डेवलप होगा आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। एक कंडीशन ऐसी है बेटा जिसमें आपको क्या निकलने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। सारी कंडीशन होंगी उसमें प्रेशर जो होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तभी तो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो बीपी आपको लो मिलेगा और आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेंगी। इतना आप समझ जाएंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे शॉक वाले क्वेश्चन को। दूसरी चीज, शॉक वाले कंडीशन में एक्चुअल में हमको बचाना किसको, जल्दी से किसको बचाना है? क्योंकि ब्रेन सेल जो होती हैं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं फॉर ऑक्सीजन। अगर उनको थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी अंदर क्या होने लगेगा? किलिंग होने लगेगी सेल्स की, ब्रेन के अंदर वो डेथ होने लगेगी उन सेल के अंदर। तो हमको क्या करना है? जल्दी से ब्रेन में पहुंचे। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसकी पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं? एक तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो पैर वाला पोर्शन है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एलिवेट करेंगे। देन हेड पोर्शन, हेड को लोअर करेंगे और जो पैर मतलब फुट वाला पोर्शन है उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। इस पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? जो ब्लड की सप्लाई है वो किधर की तरफ आएगी? हेड की तरफ आएगी। तो मतलब थोड़ा बहुत जो है सर्कुलेशन ठीक हो सकता है हेड की तरफ। तो हेड का जो सेल्स हैं, जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं, उनके अंदर क्या है, हम डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह कंडीशन डेवलप ना हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 38, परमानेंट पेसमेकर इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसरिथमियाज। देखो बेटा ये समझना है कि डिसरिथमिया क्या है, मतलब कि हार्ट रेट जो है सही से काम नहीं कर रही है। अब हमको रटना नहीं है इन क्वेश्चंस को, ये मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, फ्लटर क्या होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बट अभी इतना समझें कि पेस मेकर क्या है। पेस देखो पहले थोड़े दिन पहले शूज भी आते थे। पेस मतलब होती है ताल, लय, ठीक है, ताल लय। तो मतलब ताल और लय को बनाने वाला है पेस मेकर, मतलब ताल और लय को किसकी, हर्ट की ताल और उस लय को बनाने वाला है, उसकी मतलब हार्ट रेट को बनाने वाला है अल्टीमेटली ऐसे कहूं तो। बेटा जहां हार्ट रेट में दिक्कत होगी वहां पेस मेकर देंगे। परमानेंट कहां देंगे? जब परमानेंटली वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है वहां देंगे। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, एक कंडीशन होती है, मैंने कल भी बताए थे परसों वाले लेक्चर में, कि एक कंडीशन होती है हार्ट अटैक और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कार्डियक अरेस्ट। देखो हार्ट अटैक का मीन्स क्या होता है कि सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो ये हार्ट अटैक जो है सडन नहीं होती है। क्यों? कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही होगी, ब्लॉक होती जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता जाएगा, थोड़े थोड़े साइन सिम्टम आते रहेंगे, धीरे धीरे ये कंडीशन जो है हार्ट अटैक में डेवलप होगी। जबकि कार्डियक अरेस्ट जो होता है अचानक जो उत्पन्न हुई जो सिचुएशंस हैं उनकी वजह से होता है। जैसे किसी पर्सन को शॉक लग गया, कुछ ऐसी घटना घटित हुई, इसकी वजह से उसका जो है हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आना बंद हो गया और पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया, कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट जो कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है पूरी तरीके से क्या हो गए, एकदम से बंद हो गए हैं, सडन हुए हैं। तो कार्डियक अरेस्ट जो है सडन होती है, ठीक है। जबकि आपकी हार्ट अटैक जो कंडीशन होती है वो स्लो प्रोसेस है,
लंबे समय के बाद में, मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं क्रोनिक प्रोसेस है जो लंबे समय के बाद में बहुत भयानक रूप धारण करेगी, बट एकदम से नहीं करेगी। पहले थोड़ा ब्लॉक होगा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ऐसे धीरे धीरे ब्लॉक हो पाएगी। ठीक है, तो हार्ट अटैक और इसमें आप अंतर समझ रहे हैं। उसी तरीके से एक कंडीशन है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या कंडीशन है, देखो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये हार्ट ब्लॉक है। इसमें भी क्या होता है, वही आपके जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनके अंदर क्या होने लगता है बेटा, उनके अंदर भी क्या आने लगता है, डिस्टर्बेंस आने लगता है। अब इसमें अचानक से बंद नहीं हो रहा है सारा का सारा। हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, हार्ट ब्लॉक में या तो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है थोड़ा। फर्स्ट जो कंडीशन, अगर मैं 3 कंडीशन बोलते हैं हार्ट ब्लॉक की, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है ना, 3 हार्ट ब्लॉक है। देखो पहले में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा स्लो होता है, बट इसमें कोई साइन सिम्टम शो नहीं करता है मोस्टली, इसमें किसी भी तरह का साइन सिम्टम नहीं आता है। जबकि अगर मैं बात करके चलूं सेकंड डिग्री में, भाई सिग्नल आपके कहां से आते हैं, आपको पता है ऐसे नोड है, ए बी नोड है। ठीक है, तो इस ऐसे नोड से जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वेंट्रिकल्स में अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो वो कंडीशन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्ट ब्लॉक कंडीशन बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो सिग्नल हैं बीच में ब्लॉक हो रहे हैं, ऐसे नोड से जनरेट हो रहे हैं और बीच में ब्लॉक हो रहे हैं। अब ब्लॉक अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, या तो स्लो स्लो आ रहे हैं तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बोल रहे हैं, पर इतने ज्यादा स्लो हो गए हैं बेटा जो वहां से आए बट थोड़ा बहुत पहुंच पा रहा है, मतलब वेंट्रिकल तक पहुंच तो रहा है पर इतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। तो मतलब सारी चीज जो ब्रेन की सॉरी हार्ट की जो एक्टिविटी है वो क्या होने लगेगी, थोड़ी सी सल्गिस टाइप की होने लगेगी, कम होने लगेगी, ये कंडीशन होगी। जबकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा बेटा, पूरी तरीके से जो है आपका एट्रियल से वेंट्रिकल में आ ही नहीं पाएंगे आपके सिग्नल, मतलब कि ऐसे नोड तो जनरेट करेगा, ऐसे नोड जनरेट करेगा। और आपको पता है कि आपका जो हार्ट है, हार्ट के अंदर ये 4 चेंबर है ना, यहां ऐसे नोड ने इसको जनरेट किया, पर क्या ये वेंट्रिकल में आ पाएगा, वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कंप्लीटली जब ब्लॉक हो जाए सिग्नल्स, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जबकि सेकंड डिग्री में थोड़ा थोड़ा ब्लॉक हुआ है, फर्स्ट डिग्री में ब्लॉक नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ है, स्लो हुआ है बेटा। ठीक है ना, स्लो हुआ है, इसमें ज्यादा साइन सिम्टम्स हो ही नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आया। अब यहां पर आपको परमानेंट किसकी जरूरत पड़ेगी, परमानेंट ही, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है तो आपको परमानेंट की जरूरत पड़ेगी पेसमेकर की। अच्छा, थर्ड डिग्री को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां कंप्लीट हो गया है, एट्रियम से वेंट्रिकल में बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। तो परमानेंट पेसमेकर की जरूरत कहां पड़ेगी बेटा, परमानेंट पेसमेकर की जरूरत हमको पड़ेगी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। जबकि अगर मैं बात करूं, देखो कार्डियक अरेस्ट में कैसी जरूरत पड़ेगी, देखो कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, एकदम से सिग्नल चले गए बट आ जाएंगे, वो अचानक कंडीशन है, उसमें कोई मतलब कि अगर बात करके चलूं कि उसके अंदर जो है परमानेंट कोई इस तरीके की घटना डेवलप नहीं हुई है कि उसके अंदर कोई इंफाक्शन डेवलप हुआ है, वो सडन प्रोसेस है बेटा, सडन से गया है सिग्नल, किसी रीजन से शॉक, जैसे अचानक से ब्रेन को धक्का लगा, वहां से सिग्नल एकदम से पूरा कनेक्शन टूट गया है, इस वजह से नहीं आ पा रहे। जबकि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या होता है, जैसे एमआई डेवलप होगी, तो एमआई डेवलप हुआ है तो क्या होगा, यहाँ की जो सेल है ना, जैसे माना कि यहाँ का इंफ्राक्शन डेवलप हो गया, वो पाथ, वो वे जहां से वो सिग्नल्स आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो डेथ हो रही है, जैसे एमआई कंडीशन। तो एमआई होता जाएगा, जैसे जैसे एमआई होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हार्ट ब्लॉक कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक तरीके से सडन प्रोसेस नहीं है, ये भी एक थोड़ा सा सल्गिस प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस है। ठीक है ना, स्लो जो है अराइजिंग प्रोसेस है हार्ट ब्लॉक कंडीशन। जबकि इसमें पेसमेकर की जरूरत हो, वो सडन प्रोसेस है बेटा, कार्डियक अरेस्ट, जिसमें एकदम से सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, उनका रीजन अलग है। तो उसमें क्या है, अगर हम एक बार से उनको दोबारा से रीइंपल्स कर देते हैं तो पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट जो कंडीशन जो होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, सुना होगा डिफिब्रिलेटर हम यूज करते हैं, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है, एक डिफिब्रिलेटर होता है, एक कार्डियो वर्जन होता है। ठीक है, उनका दोनों को हम पढ़ेंगे एक दिन, इन्हीं पर एक सेशन रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड टू ये 39 है सर, 36 नहीं 39 क्वेश्चन है। डिगॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड टू इंट्रावीनसली टू पेशेंट एज ड्रग एक्ट 2, ये किस पे काम करेगी, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि डिगॉक्सिन वहां हार्ट फेलियर में मतलब कि इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है हार्ट के अंदर क्या हो जाए, बढ़े, तब बढ़ेगी क्या, नहीं सर, ये मसल्स में काम करेगी, ये उसकी आयन क्षमता को बढ़ाएगी, और ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी। ये कंडक्शन को नहीं बढ़ा रही है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है। ठीक हो, इसको हम बोलते हैं आइनोट्रोपिक। तो डायलेट करती है क्या, डायलेट नहीं करती है सर,
क्या मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है? हाँ सर बढ़ाती है। क्या कंडक्टिविटी को बढ़ाती है? नहीं, कंडक्टिविटी को बढ़ा रही होती तो हम इसको हम कहाँ यूज करते? हार्ट ब्लॉक में यूज कर लेते, बट हार्ट ब्लॉक में तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हार्ट ब्लॉक में दिक्कत क्या है? इंपल्स के जाने में दिक्कत है। मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपल्स आ रहे हैं बट मसल्स कमजोर हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? डिगोक्सिन की पड़ेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ डिगोक्सिन किस टाइप की मेडिसिन है? तो डिगोक्सिन भाई आइनोट्रोपिक मेडिसिन है। कैसी मेडिसिन है? आइनोट्रोपिक मेडिसिन है। आइनोट्रोपिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है? तो आइनोट्रोपिक मेडिसिन का मीन्स है कि ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है मसल्स की, मायोकार्डियल मसल्स की, उसको बढ़ाने का काम करेगी, इंक्रीज करने का काम करेगी। अब सबसे यहां से बेटा ये फेवरेट है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डिगोक्सिन को याद करके जाना है। देखो डिगोक्सिन में और क्या चीजें याद रखनी है? इसका नॉर्मल रेंज याद रखनी है आपको। थेरापेटिक डिगोक्सिन रेंज जो है वो आपको पता नहीं चाहिए। इसकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0.5 से 0.5 टू 2 NG पर ml होती है, 2 NG पर ml। तो 0.5 से 2 NG पर ml इसकी नॉर्मल थेरापेटिक रेंज होती है। हम बात करेंगे आगे, और किसकी बात करेंगे बेटा आगे जाके? हम लिथियम की भी बातें करेंगे। कुछ मेडिसिन है जो आपको अच्छे से देखनी है। तो पहली मेडिसिन कौन सी है? डिगोक्सिन। डिगोक्सिन का नॉर्मल थेरापेटिक रेंज कितना है पूछा जाता है? 0.5 टू 2 NG पर ml। दूसरी चीज, इसकी टॉक्सिसिटी कब होगी? जब ये 2 NG पर ml से इसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। और जब डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या क्या साइन सिम्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे? तो बेटा समझना बात को, ठीक है ना। डिगोक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। डिगोक्सिन क्या कर रही थी? आपकी हार्ट रेट को बढ़ा रही थी, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही थी, एक तरीके हार्ट रेट नहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही थी, बढ़िया से कॉन्ट्रैक्शन करवा रही थी। अभी इसकी टॉक्सिसिटी उल्टे काम करने लगेगी, ब्रेडिकार्डिया कर देगी, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया करेगी। ये सबको याद रहता है बेटा, सबको याद रहेगा, ठीक है ना। बट एक चीज है जो सबको याद नहीं रहती है डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी की, वो ध्यान रखें आप। और उसका मतलब है ये कहीं न कहीं आई को भी, विजन को भी इफेक्ट करती है, ये याद रखना है। दिल्ली एम्स 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भाई विजन के साथ में भी डिस्टरबेंस करती है, और विजन में क्या कर देती है बेटा? ब्लड विजन कर देती है, और येलो ग्रीन हेलोज बन जाते हैं। किस तरीके के हेलोज बन जाते हैं लाइट के अराउंड? येलो ग्रीन कलर के हेलोज बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि येलो ग्रीन कलर के जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहां पर हेलोज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये इंक्रीज टॉक्सिसिटी के जो रिस्क हैं किन पेशेंट के अंदर बड़े होते हैं? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया जरूर याद रखना है, हाइपोकैलीमिया कंडीशन आप स्पेशली याद रखेंगे। तो ये आपकी क्या थी? डिगोक्सिन थी। डिगोक्सिन से रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन थे? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती थी, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, टॉक्सिसिटी कब होती है? जब 2 से ऊपर हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया तो करेगी ही करेगी कॉम्प्लिकेशन में, बट क्या कर सकती है बेटा? जब टॉक्सिसिटी होगी, विजन डिस्टर्बेंस होगा। और विजन में क्या देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन दिया था, येलो ग्रीन हेलोज देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डिफिब्रिलेटर इज यूज इन सिचुएशन ऑफ, कौन सी सिचुएशन में आप यूज करेंगे? देखो बेटा, शॉक कंडीशन में यूज करेंगे क्या, या फिर आप कार्डिक अरेस्ट जैसी कंडीशन में यूज करेंगे, या फिर आप रेस्पिरेटरी अरेस्ट में यूज करेंगे, या फिर आप पेरिटोनाइटिस में। आपको लग रहा होगा पेरिटोनाइटिस और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में वैसे ही निकाल दूंगा। अब बच क्या गया आपका? शॉक और कार्डियक अरेस्ट। देखो शॉक में क्या होता है, हमको पता है कि सर शॉक जो कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। मोस्टली कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है? इंपल्स आ रहे हैं, तो हमको डिफिब्रिलेशन, जो डिफिब्रिलेटर होता है उसका फंक्शन भी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सडनली क्या करने का काम करता है? क्रिएट करने का काम करता है हार्ट के अंदर। जब तो आप जो शॉक देते हैं, जैसे ही पेशेंट को करंट देते हैं, उसके अंदर क्या होता है? करंट दौड़ता है हार्ट के अंदर, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है वापस से। तो डिफिब्रिलेटर जो कंडीशन है वो कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में दी जाती है। इस पे एक लंबा सेशन लेके आएंगे, डिफिब्रिलेटर कार्डियो वर्जन दोनों को हम क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। प्लीज जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर नई वीडियो को अपडेट मिल जाए। और आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।